हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 11 जनवरी। आज हिंदी न्यूज़ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक इकोनॉमिक रिलेटेड है, कुछ एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, काफ़ी सारे आर्टिकल्स है जो आपको 2024 एंड 25 के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो रहे हैं, मेरा सजेशन तो यही है, आप टारगेट रखिए 31 मार्च तक आप कंप्लीट करने के लिए। जो भी आपको पढ़ना है, जो भी नया सब्जेक्ट पढ़ना है, 31 मार्च तक आप करना है। उसको अब नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। आपको 1 महीना, जो आपको 1 डेढ़ महीने जितने भी है, आप बफर रखिए। कभी ऐसे सोचो मत सोचिए आपको जो मई महीने एग्जाम होगा, मई महीने तक आखिरी दिन तक आपको नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। नो, आपको 31 मार्च 1 डेढ़ महीना तो आपको डेडलाइन रखें, मतलब बफर रखें। बफर एक से 1.5 महीने रखना पड़ेगा। जितना भी जो हाईएस्ट स्टूडेंट है, जो मेरिट स्टूडेंट है, ये लोग यही करते हैं। और एक है जो लोग 2025 के लिए 2025 प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो रहा है, ठीक है। मेरा सजेशन है आप 2024 मई तक आपको डेडलाइन रखिए। 2024 उसमें क्या होगा, आपको 1 साल के लिए आपको बफर जोन मिल जाएगा। देखिए प्रीलिम्स में बहुत आप कभी बैच मत सोचिए बहुत स्टडी करना है। नो, आपको कम स्टडी करना है, बहुत प्रिसाइजली करना है। क्या पढ़ना है, एग्जामिनर क्या आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, वो आपको जजमेंट करना है। अगर वो समझ में आएगा तो बहुत कम पढ़ने से आपको एग्जाम के आपको कट पड़ पाएंगे। ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। कुछ आर्टिकल हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट कंटेक्स्ट द लॉ अराउंड रिमिशन पॉलिसी। रिसेंटली जो बिल्किस बानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट रिमिशन पॉलिसी के ऊपर एक जजमेंट दी थी, उसके ऊपर रिमिशन पॉलिसी क्या है वो डिटेल बात की, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट डेट, व्हाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हेवीली इन द लास्ट वीक ऑफ 2023। लास्ट वीक में 2023 में फॉग के बारे में डिटेल बताया था। तीसरा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। 2023 में भी द वार्मेस्ट इन 1 लाख ईयर्स, मतलब 1 लाख जो ईयर है, 1 लाख ईयर में जो 2023 सबसे ज़्यादा वार्म था, सबसे ज़्यादा गर्मी था, हॉट हॉट ईयर था। लास्ट COP28 में इसके ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी चर्चा में हुई थी, काफ़ी चर्चा हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुई थी, काफ़ी आर्गूमेंट हुई थी इस जगह पर ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करना है। तो इसके ऊपर आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा जो एडिटोरियल पॉइंट है, इंडिया एंड मालदीव्स के बारे में जो रिसेंट इशूज है उसके बारे में बात किया था। ये एक एडिटोरियल टॉपिक से वो डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ILO 1 राइज और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी चर्चा में कल भी हम डिस्कस किया फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी वार्निंग दिया रहा है, जो अलग अलग जो है, भले ही आगे ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया, लेकिन पर्टिकुलर एज में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जो और जो वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में है। इंडियन इकोनॉमी अट्रैक्ट $500 बिलियन अट्रैक्ट कर रहे प्राइवेट इक्विटी और जो इक्विटी VC से 5 ईयर्स में, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्टली जो इंटरनेशनल रिलेशन से यूके टू सेंड एडवांस नाभाल ग्रुप। यूके यूनाइटेड किंगडम जो नाभाल ग्रुप से काफ़ी, मतलब ऑयल उसका ग्रुप काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी उसके पास है, काफ़ी नाम है। यूके का जो आप जानते हैं, जब नेपोलियन के टाइम में जो ये हुआ था, यूके का नाम सबसे आगे आए थे वो लोग। नावल ग्रुप आर ट्रेनिंग विथ इंडियन फोर्सेस। ये कुछ टॉपिक है, टोटल 7 टॉपिक है। हिंदू इंडियन इस पर जो भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लोग जो लोग रिसर्च करके लिखते हैं, काफ़ी टॉपिक है। ये रिसर्च में बहुत ध्यान से आपको इतना ही पढ़ना नहीं, और डेप्थ में पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, लॉ ऑफ रिमिशन पॉलिसी, इसको प्रीवियस से क्वेश्चन आप देखिए कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या क्वेश्चन आए, वो आपको अटेंड करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चन हैं। कल मैं सोच रहा था सेपरेट एक वीडियो निकालूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। मेनली आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, आपको लसीमगंज पढ़ना है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। कुछ दिन पहले लोकसभा का जो बात हुई थी, पार्लियामेंट के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। पार्लियामेंट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर ईयर में, ठीक है। तो आपको लक्ष्मीकांत के बुक से थॉरोली पढ़ना है, प्रीवियस क्वेश्चन करना है। इसमें से आपको जो है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप टारगेट रखें 60% आपको, 60% मार्क्स आपको कन्फर्म होना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन 60% मार्क को पढ़ना ही है। उसके बाद 20% और बाकी 20% आपको मेहनत करना है। 60% आपको बेस तो करना ही है, ठीक है। अभी भी मत सोचिए क्वेश्चन टफ आएगा तो आपके लिए कठिन, नहीं। क्वेश्चन टफ आएगा, आपके लिए चांस मिलना बहुत ज़रूरी है। कि टफ क्वेश्चन टफ आएगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो पीछे पड़ जाएंगे। आपका प्रिपरेशन अच्छा है
तो आपको चांस ना बहुत चांसेस है करने के लिए। कुछ एजुकेशन पढ़ाई का कुछ टेक्निक्स है जो हमने देखा अभी, जो सारे स्टूडेंट हमने देखा हम लाइफ में टेक्निक से। ठीक है, चलते हैं वन बाय वन। रिमिशन पॉलिसी, इसके ऊपर, कैन द प्रेसिडेंट ऑफ नेशन और गवर्नर ऑफ स्टेट ग्रैंड पार्डन ऑफ ए पर्सन कन्विक्ट टू क्राइम। कोई पर्सन अगर कन्विक्टेड क्राइम में परमिट है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के उसको पार्डन कर सकते हो, माफ दिला सकते हैं। इसके ऊपर जो काफ़ी चर्चा चल रहा है। व्हाट इज द क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड प्रोवाइडेड, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द, व्हाई द सुप्रीम रिवर्स द ग्रांटेड ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स इन केस ऑफ बिल्किन बानो केस। बिल्किन बानो केस में लास्ट ईयर में 11 कॉन्विक्ट को जो हुआ था उसको जो रिमिशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द क्यों किया, ये कुछ टॉपिक है। इसका आंसर इन्होंने अलग ब्यूटीफुली जो हिंदू न्यूज़ हिंदू एक्सप्लेन किया था। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको वन बाय पॉइंट को हर लाइन की कोशिश करेंगे, कोई पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और जो बिल्किस बानो केस है वो डिटेल में एक दो दिन पहले हमने डिस्कस किया, तो वो भी एक बार पॉइंट में डिस्कस करेंगे, रिविजन करेंगे। Supreme Court on January 8 said aside the remission of 11 convicts sentenced for life imprisonment for the gang rape of Bilkis Banu and murder of family, and उसका बच्ची था और उसको भी मर्डर हुआ थी 2002 में जो गुजरात में राइट हुई थी। एंड रिमिशन ऑर्डर वाज पास बाय गुजरात गवर्नमेंट इन लास्ट ईयर 2022 अगस्त 15 में रिमिशन ऑर्डर में जो ये हुआ था। इससे अच्छे के वो जो है बातचीत है। व्हाट आर दी क्लेमिनल पावर, जो क्षमा करना जो उसका पावर क्या है, किसी को रद्द करना, किसी को कॉन्विक्शन रद्द करने के आर्टिकल में क्या बता रहे हैं। वो ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, इसको क्वेश्चन आ सकता है कभी चर्चा में। आर्टिकल 72 116 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रेस्पेक्टिवली, मतलब प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 एंड 161 जो है आर्टिकल पावर देता गवर्नर को रेस्पेक्टिव फॉर ग्रांट और पार्डन, किसी को ग्रांट पार्डन क्षमा करना, कॉम्पिटिशन मतलब है उसको जो लघुकरण मतलब है उसको जितना भी 10 साल का सजा है तो 7 साल कर 3 साल कम कर देना। रिमिशन मतलब जो है सुधार करना, अमेंडमेंट कर देना, उसका अमेंडमेंट करना, जितना 10 साल के अमेंडमेंट करना। रिस्पाइट और रिप्राइव ए कॉन्विक्ट, रिस्पाइट मतलब जो है मोहलत देना, और रिस्पाइट मतलब उसको जो है दंड विराम देना। किसी का जो है 10 साल के 2 साल के दंड विराम व 6 महीने के दंड विराम जो है देना। एक कुछ पॉइंट है। दीज आर सोवरेन पावर वेस्टेड इन द हेड्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव टू बी साइज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ पॉइंट है, मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट को कुछ पावर है, किसी का दंडित हो गया, किसी को जेल हो गया तो उसको कुछ काम करना, किसी को छोड़ देना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट एक पॉइंट इसका अंदर है, किसी को लाइफ टाइम प्रिजन है, इम्प्रेशन हो गया, किसी को लाइफ टाइम जेल हो गया, तो 14 साल होने के बाद ही, 14 ईयर जेल होने के बाद ही उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसको थोड़ा रिमिशन कर सकते हैं, मतलब उसका जो छोड़ सकते हैं, क्या सकते हैं। ऐसे होलसेल मतलब ऐसे नहीं किसी को 14 साल हो गया मतलब 100 इसको राइट हो गया ऐसे छोड़ने, ऐसे नहीं, वो अंडर डिस्कशन, केस टू केस वेरी करेगा। केस टू केस मतलब वेरी करेगा, मतलब 1992 में जो रिमिशन है उसमें ऐसा बताया गया, जो रिमिशन है उसमें 14 साल के बाद डिस्कशन हो जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसीजन हो जाएगी क्या कर सकते कि नहीं कर सकते। इसमें ऐसा केस है, इसमें कौन सा क्राइम का डिफाइन नहीं किया, किसी मर्डर किया, किसी को रेप किया, किसी को और कुछ में तो लाइफ टाइम इम्प्रिजन डिफाइन नहीं किया। लेकिन 2014 में इसको अमेंडमेंट लिया गया, इसमें बजाय कोई अगर किसी को लाइफ टाइम इम्प्रिजन मिल रहा है, लाइफ टाइम जेल है बिकॉज ऑफ मर्डर और गैंग रेप, इस दो केस में उसको शायद उसको छूट नहीं मिलेगी, उसमें रिमिशन नहीं मिलेगा। ये दो केस में क्लियरिटी है। वायरस 199 एक ध्यान दीजिए, 1992 में एक जो ये था रिमिशन क्लॉज था, वो जो ये था उसमें एक नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 432 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसका हक है 1973 CRPC may emit the whole or part of the punishment to which convict has been sentenced। कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है 432 जो क्लॉज है सेक्शन 432 का तहत जो है किसी को जो कोई जेल हुआ है उसको होल और पार्ट ऑफ पनिशमेंट कैन भी छूट सकते हैं। इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्शन इम्प्रेशन रिमिशन कैन बी डन ओनली, अगर इम्प्रेशन लाइफ टाइम इम्प्रेशन हो गया
only after 14 years of jail as per section 433A of CRPC। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो किसी को जेल से रिमिशन कर सकते हैं, किसी को लाइफ टाइम जेल है तो 14 ईयर्स के बाद ही कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गए, सारी पॉइंट, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है। बिल्किस बानो केस ऐसे हुआ था, बहुत पैथेटिक केस था, ड्यूरिंग पोस्ट गोधरा कम्युनल राइट इन गुजरात 2002। 20 ईयर्स एंड 5 मंथ प्रेग्नेंट बिल्किस बानो, तो 5 मंथ उस टाइम प्रेग्नेंट थे। ब्रूटली गैंगरेप हुई थी ड्यूरिंग अटेम्प्ट टू फ्ली अमंग विथ हर फैमिलीज। तो फैमिली रिलेटिव्स के साथ जो है भागना था, और उस टाइम गैंगरेप हुई थी, और उसका बच्ची तो उसको भी मारा गया था, मर्डर हुई थी। द मॉब अटैक her killed her 3 years old daughter and 14 other relatives members of her family। चार बच्चे को मारा, 14 14 साल का जो 15 साल के 14 मेंबर को भी मार दिया गया था। पैथेटिक केस है। द मॉब लेफ्ट हर नेक्ड एंड अनकॉन्शियस स्टेज में छोड़ दिया गया था, ऐसा समझा तो डेथ हो गया, मर गया बोल के तो छोड़ के चला गया। बिल्की बानो सर्वाइव टू फाइट अगेंस्ट द क्रुएल्टी ऑफ द फेस। उसके बाद बिल्की बानो जो है सर्वाइव किया तो फाइट अगेंस्ट उसको, वो जो क्रुएल्टी हुआ था उसको जस्टिस देने के लिए बिल्की बानो लगातार संग्राम, उसको बहुत स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद उसका बिल्किस बानो को जानने बहुत इजी नहीं रहा, और पैथेटिक केस था। उस समय जो कई लोकल पुलिस में थाना में एफआईआर करने गया था, लेकिन थाना जो काफ़ी सारी पुलिस जो फाइनली रिफ्यूज़ कर दिया। फाइनली जो है फाइल एफआईआर फाइल हुआ, एलिगेड कमिटी क्रूशल एंड ऑयल कमिटेड क्रूशल डिटेल्स। उसके बाद जो काफ़ी एलिगली जो पुलिस वाले जो है, जो मेन जो पुलिस वाले जो ब्रूटली गैंगरेप किया, वो कई पॉइंट जो है वो डायल्यूट कर दिया था रिपोर्ट में। उसके बाद बिल्किस बानो अप्रोच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एंड मूव टू सुप्रीम कोर्ट। उसको बिल्कुल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास गए थे, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट उसके ऊपर बराबर उनको बस फेथ नहीं थी, पुलिस वाले को फेथ नहीं थी। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गया, उसके बाद मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ऑल दी accused आर अरेस्टेड, देन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर CBI प्रोब। उसके बाद पहले CBI CID स्टेट गवर्नमेंट CID चल रहा था, उसको सुप्रीमो को जो है CBI प्रोब दिया, मतलब इम्पार्शियल घोषित किया दिसंबर 2003 में। इटालियन मूव टू मुंबई एंड देन टेक 4 ईयर्स। उसके बाद बिल्कुल केस जो है गुजरात में नहीं लेके मुंबई में, मतलब दूसरा स्टेट में जाके ट्रांसफ़र करने के लिए बोले थे। जो कोर्ट का जो केस चलेगा कि गुजरात का कोर्ट कुछ इम्पार्शियली हो सकता है गवर्नमेंट का, इसलिए दूसरे गवर्नमेंट में दूसरा स्टेट में जाके रिक्वेस्ट की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो मुंबई में महाराष्ट्र में जाके, ये बहुत ध्यान से सुनिए, केस आपको क्राइम हुआ गुजरात में, उसका ट्रायल चला जो महाराष्ट्र में मुंबई में, उसका ट्रायल चला 4 years of trial court to find 13 of the 20 accused were guilty। 13 को एक्यूज किया था। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर 7 एक्यूज लाइफ सेंटेंस ऑफ द ऑन क्राइम। 2008 में जाकर उसको जाके उसको जो क्राइम में लाइफ सेंटेंस दिया गया 11 आदमी को। 7 ऑफ द एक्यूटेड 7 जो और भी है, 5 पुलिस पर्सन है, उसमें 3 साल का सजा हुआ। 2 डॉक्टर है जिसको नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी, उसमें जो सजा हुई थी। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 11 एंड क्वाश द एक्यूटेड ऑफ 7 अदर्स। बॉम्बे हाई कोर्ट 2017 में जो है उसको क्या किया, उन लोगों ने अपहेल्ड किया था, मतलब बराबर इम्प्रूवमेंट बराबर बराबर नहीं किया, अपहेल्ड किया। एक कुछ पॉइंट है। उसके बाद हम देखेंगे रिमिशन पॉलिसी 1992 क्या है, एक्चुअली वो समझना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी हमने डीप डिस्कस किया। एज पर द पॉलिसी convict who on and after 18 December 1978 have served about 14 years of imprisonment। अगर कोई कॉन्विक्ट है, जेल खट रहे लाइफ टाइम, 18 ऑफ दिसंबर 1978 तो 14 साल के दिसंबर हो गया, 14 साल जेल खट लिया, कैन बी अलाउड टू प्रीमेच्योर रिलीज। उसके बाद जो है प्रीमेच्योर रिलीज कर सकते हैं। इट डन स्पेसिफिकली जो है डिफाइन द नेचर ऑफ क्राइम। इस सेक्शन में रिमिशन पॉलिसी 1992 में क्राइम जो किस तरह हो डिफाइन नहीं किया। कोई भी क्राइम हो सकता है तो उसके लिए पॉलिसी की प्रीमेच्योर पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उसको तो आवेदन कर सकते हैं। एक कुछ पॉइंट है, चलिए आगे देखते हैं। एक कुछ 1992 वायरस 2024 में ये पॉइंट को थोड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया हमने डिस्कस किया।
बैकग्राउंड ऑफ रिमिशन ऑफ द केस ऑलरेडी डिस्कस हुआ, ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस हुआ। वन ऑफ द कॉन्विक्ट राजेश शाह, वो 2022 में एक गुजरात गवर्नमेंट में कौन से को अपील किया, तो उसका रिमिशन पॉलिसी के लिए अपील किया। गुजरात गवर्नमेंट टू कंसिडर रिमिशन एप्लीकेशन अंडर स्टेट रिमिशन पॉलिसी ऑफ 1992। यहाँ पे देखिए, जब 2022 हो गया था ना, तो 2014 में तो चेंज हुआ। 2014 में जो गैंग रेप होगा उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम जब जिस टाइम क्राइम हुआ था 2002 में, क्राइम इन लोगों ने किया था, उस टाइम 1992 रिमिशन पॉलिसी चल रहा था, उस टाइम लागू था। इसलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमें जो रिमिशन पर 1992 को उसको किया जाए। The argument was that it was a policy in force at the time of commission of offence। जिस टाइम कमीशन ऑफेंस किया था 2002 में, उस टाइम 1992 जो है पॉलिसी, रिमिशन पॉलिसी लागू थी। एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग इवन एंड एट द सेंटेंस लाइफ टाइम सेंटेंस 2008 में, उस टाइम भी 1992 वो रिमिशन क्लॉज लागू थी। सुप्रीम कोर्ट in an order by May 2022 directed the Gujarat government to consider the Shah application and premature release under the 1992 policy। उसके बाद लास्ट ईयर मई महीने में जो सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को ने बताया जो इसको रिमिशन पॉलिसी को कंसिडर किया जाए एज पर 1992 पॉलिसी। The Godhra Jail Advisory Committee headed by the district magistrate unanimously recommended the remission of sentence of the 11 convict and they are freed 15 अगस्त 2022 को वो लोग रिलीज कर दिया गया, तो मतलब उनको छोड़ दिया गया ना, ये कुछ पॉइंट है। The premature release of 11 convicts by Gujarat government raised certain serious legal and most moral questions। मतलब ये जो छोड़ गया था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, छोड़ दिया गया, इसको सीरियस लीगल एंड मोरल क्वेश्चन रेज हुआ। फर्स्टली अब बताएंगे प्रोविजन ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर आर क्वाइट क्लियर that the appropriate state government for considering the remission application should have been Maharashtra state where the sentencing happened and not Gujarat where the offence or committed। इन दैट केस में जहाँ पे रिमिशन जो होगा एप्लीकेशन, जो उसके ऊपर जजमेंट होगा, उसके ऊपर जो बात की जाएगी, कंसीडर किया जाएगा, वो महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो वो ट्रायल कोर्ट में, जो महाराष्ट्र कोर्ट में जो मुंबई में उसको तो ट्रायल वो सेंटेंस हुआ था, नॉट गुजरात व्हाई द ऑफेंस और कमिटेड, गुजरात नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऑल्सो द लॉ रिक्वायर्स द ओपिनियन ऑफ द प्रिजाइडिंग जज ऑफ द कॉन्विक्टिंग कोर्ट। जो प्रिजाइडिंग जज है कॉन्विक्टिंग, जो जहाँ पे कॉन्विक्ट कोर्ट होगा, उसको भी राय लेना पड़ेगा बिफोर कंसिडर रिमिशन पिटिशन व्हिच वाज नॉट फॉलोड इन दैट केस। इन दैट केस में फॉलो नहीं हुआ। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट इन लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में सुनाई दी थी, उसमें कुछ उन्होंने काफ़ी सारी पॉइंट बोले थे। इसमें एक कुछ 5 पॉइंट को जो बोला था, बोले दो फर्स्ट ऑफ दिस वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट क्राइम डज नॉट अफेक्ट सोसाइटी। मतलब जो कोई क्राइम जो क्राइम के जेल में ऐसे कुछ क्राइम जो अफेक्ट सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं क्या, मतलब किसी को मर्डर कर रहे हैं, किसी को रेप कर रहे हैं, इस टाइप के सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। और बोले समराइज जाता है द ह्यूमनस क्राइम डज नॉट इम्पैक्ट द कॉन्शियंस ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। सिविलाइज सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में उसको रिमिशन नहीं मिलेगा। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट इन संगीत वर्सेस स्टेट हरियाणा में 2012 एक केस में काफ़ी सारे पॉइंट बोले थे। इसमें बोले थे कॉन्विक्ट दैट लाइफ इम्प्रिजन डज नॉट हैव राइट, मतलब किसी को लाइफ इम्प्रिजन मिल गया, इसका मतलब उसका राइट नहीं है 14 साल के बाद रिमिशन 100% मिलेगा, ऐसे राइट नहीं, वो केस टू केस वेरी करेगा, ये बता रहे हैं। मतलब किसी को होल एंड सोल में, किसी को होल सोल मैनर में किसी को रिमिशन दे नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी इसको होल सोल मैनर में, उसको केस टू केस डिपेंड करे किस क्राइम किया क्या, ये उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ये कुछ पॉइंट बता दिए केस में। गुजरात गवर्नमेंट हैड रिवाइज द रिमिशन पॉलिसी इन 2014 में, जो बात डिस्कस कर रहा था, एडवाइस हैड जो डिस्कस हुआ 2014 को पॉइंट को किस टाइप क्राइम होगा, कॉन्विक्ट और रेप एंड मर्डर जो करेंगे उसके ऊपर रिमिशन पर 100% नहीं मिलेगा 2014 में। However, the instant remission was granted based on the policy 1992 that had no such exclusion as the force at time of conviction। जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ। What did Supreme Court rule? Supreme Court ordered categorically held the Gujarat government is not the appropriate government to consider remission petition। तो बात कर रहा था रिमिशन गुजरात गवर्नमेंट को नहीं है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा।
ये भी पॉइंट है। अगर मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ये भी गुजरात गवर्नमेंट को बोला था उसको कंसिडर करने के लिए, ये भी यही बोला था इसको फ्रॉड और सेपरेशन जो एक्चुअल केस जो है उनको उनको सामने लेकर नहीं आया, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो पहले 2000 मई 2022 को जो पॉइंट बता जो राय दी थी वो उन्होंने नॉलिफाई कर रहे हैं, उसको इनवैलिड कर रहे हैं। एक उस पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सरेंडर दो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर 11% को जेल में दोबारा 2 वीक्स में जेल में दोबारा करने के लिए बोले थे। इट इज़ एक्सपेक्ट उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन्होंने महाराष्ट्र जहाँ पे उन्होंने राय दी थी जेल सजा दी थी उसको कंसिडर करने के बाद रिमिशन गाइडलाइंस करने के लिए बोला था। इट इज एक्सपेक्टेड बोथ इज एक्सपेक्ट दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट would follow the guidelines laid down by Supreme Court in Lakshman Manaskar case, under which crimes affected the society at large there was no mercy। उसके बाद लक्ष्मण जो किसी को होलसेल में मैनर में किसी को रिमिशन ना दिया जाए, उसको क्राइम सोसाइटी में कितने अफेक्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसको बहुत ज़्यादा बहुत सीरियस क्राइम करके रखे, रेप किया मर्डर किया एट डेथ के उसको मार से नहीं मिलेगा। एक उस पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट पॉइंट है। मेरा पॉइंट है इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस जजमेंट क्या क्या जजमेंट है वो ध्यान रखेंगे। 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक तो देखिए 370 के ऊपर जजमेंट हुआ, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जजमेंट हुआ, काफ़ी सारी जज भी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बहुत ध्यान से पढ़े, ठीक है। सेम सेम मैरिज है काफ़ी सारी, एक तो केस हुआ था जो एबॉर्शन के लिए केस हुआ था, काफ़ी सारे पॉइंट है। ये सारी जितने में जजमेंट है, सिर्फ एक जजमेंट नहीं काफ़ी जजमेंट है, बहुत ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन आएगा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो ये उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो ये भी हो सकता है बिल्किस बानी क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऊपर क्वेश्चन है, मैक्सिमम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो मेरा बोलने का मतलब है आप जरूरत नहीं आप दिन में 10 घंटा पर 12 घंटे पर, नो आप 2 घंटा पढ़ने से भी काम हो सकता है। डिपेंड करेंगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कितने इंटेलिजेंटली आप उसको प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इस पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू इकोनॉमी। ILO warns of rise of unemployment and decline in real real wages। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी कंसर्न उन्होंने बताया, उन्होंने उसमें और डिक्लाइन इन रियल वेजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन उसके ऊपर काफ़ी कंसर्न उन्होंने बताया। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% shows in modest improvement and on 2022, but this job gap remain elevated। थोड़ा एम्प्लॉयमेंट थोड़ा इंक्रीज 5.1% ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, लेकिन जॉब जो गैप है वो रिमेन एलिवेट इंक्रीज में रहेंगी। काफ़ी सारे पॉइंट है ऑन दी चाइना रशिया फेडरेशन एंड मेक्सिको एंजॉयड पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ इन 2023। चाइना रशिया फेडरेशन तो एंड मेक्सिको एम्प्लॉय पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ रहेगा। बाकी को उस कंट्री में काफ़ी इशू रहेगी, रियल जो एक ये है रियल वेजेस है वो डिक्रीज रहेंगी। रियल वेजेस डिक्लाइन इन मोस्ट G20 कंट्रीज इन 2023 एज वेज रेट फॉल टू कीप पेस विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अगर वेज रेट इंक्रीज नहीं होगा तो बाई डिफ़ॉल्ट रियल जो वेज रेट जो है डिक्लाइन कर जाएंगे। परचेजिंग 1 मिलियन वर्कर्स इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब 1 मिलियन या पॉवर्टी में एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज सेट टू इंक्रीज इन 2024 while growing social inequalities remain a concern। सोशल इनइक्वालिटीज रिमेन ए कंसर्न रहेगा और 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ ILO के रिपोर्ट के हिसाब से बताया। सेड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इन इस वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 में बताया रिसेंटली रिलीज इन वियना इन ONSD जो रिपोर्ट उन्होंने रिलीज हुआ उसका बेस में इन्होंने बताया। एक तो रियल वेज का बात कर रहे हैं, दूसरा इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं, और 2024 में जो है उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंक्रीज होगा ये भी बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट है joblessness and the job gap both fallen below the pre-pandemic level, but global unemployment rise in 2024 मतलब ग्लोबल राइज प्री पैंडेमिक लेवल में जितना था उससे तो फॉल करके, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में ज़्यादा ही रहेंगे। ये कुछ पॉइंट है। इन इंडिया रियल वेज आर पॉजिटिव कंपेयर टू द अदर G20 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द इवेंट बॉडी। रियल इंडिया में कहते में रियल वेज थोड़ा इम्पैक्ट कम रहेगा,
ILO said that microeconomic environment deteriorates significantly over 2023। माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब जिसका प्रॉपर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी इशूज़ जो रहेगा कभी सिग्निफिकेंट रहेगी। ऑनगोइंग जियो पोलिटिकल टेंशन एज वेल एज परसेंट एंड ब्रोडिंग इन्फ्लेशन। जियो पोलिटिकल टेंशन काफ़ी जरिए जो है यूक्रेन वॉर और इसराइल गाजा का जो इशू है उसका टेंशन तो रहेगी। इन्फ्लेशन बन रहेगी, एग्रेसिव मूव टू सेंट्रल बैंक। Monetary authorities in advanced and emerging economies implemented the fastest increase in interest rate since 1980। मॉनिटरी अथॉरिटीज मतलब एडवांस इकोनॉमी मतलब डेवलप कंट्रीज जो है उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है, मतलब इंटरेस्ट रेट भी सिग्निफिकेंट इशू रहेगा। ग्लोबली इंटरेस्ट इंक्रीज है उसके वजह से भी काफ़ी इशूज रहेंगी। टर्की, चाइना, ब्राज़ील शो डाउन considerably causing adverse impact of global industrial activity and investment and trade। इन्वेस्टमेंट ट्रेड इसमें जो काफ़ी स्लो डाउन रहेगी टर्की, चाइना, ब्राज़ील में। ऑन ए पॉजिटिव, ILO said that despite economic slowdown, ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 वाज मॉडेस्टली हायर साइड एंटिसिपेटेड। मतलब 2023 में जो जितना सोचा गया था मॉडेस्टली तो हायर साइड में लाएंगे। लेबर मार्केट स्लो सरप्राइजिंग रेजिलिएंट, लेबर मार्केट का डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, ये कुछ पॉइंट है। दूसरा है रिकवरी का बात करें, ऑन ए बैक स्ट्रॉन्ग जॉब ग्रोथ, बोथ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड जॉब गैप हैव डिक्लाइन बिलो द प्री पैंडेमिक लेवल। मतलब प्री पैंडेमिक लेवल में 2021 के पहले जो लेवल था अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो उससे कम ही रहेगा। जॉब गैप और जॉब ग्रोथ दोनों पॉइंट को बात कर रहे हैं। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 में 5.1% रहेगा, इन मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट 2022 से थोड़ा इंप्रूवमेंट है। ग्लोबल जॉब गैप ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन 2023, जॉब का जो गैप है उसका इम्प्रूवमेंट रहेगा, बट क्लोज टू 435 मिलियन रिमेन एलिवेटेड, तो उसको थोड़ा इंक्रीज में रहेंगी जॉब गैप। दी लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट हैड लार्जली ऑल्सो रिकवर्ड इन फ्रॉम द पैंडेमिक लो। लेबर जॉब पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा पैंडेमिक लेवल से थोड़ा रिकवर्ड रहेंगी, ऑल्दो इम्बैलेंस सीज इन सम 2023। Concern the rising the labor market imbalance are structural rather than cyclical nature, एक कुछ पॉइंट है। रियल वेज का बात कर रहे हैं, रियल वेज डिक्लाइन इन मेजोरिटी G20 कंट्रीज एज वेज इंडिया में ठीक ठाक रहेगा। वेज इंक्रीज फॉल कीप इन पेस विथ इन्फ्लेशन पॉइंट कपोर के बाद से रियल वेज थोड़ा डिक्लाइन रहेगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज रहेगी। 2023 में नंबर वर्कर्स लिविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, 2023 में नंबर वर्कर्स पॉवर्टी लेवल में चले जाएंगे। अर्निंग लेस दैन $2.15 पर डे पर पर्सन इन परचेजिंग पावर पैरिटी PPM टर्म्स ग्रीव बाय अबाउट 1 मिलियन ग्लोबली। मतलब जो पॉवर्टी लेवल तो इंक्रीज रहेगी 2024 में। एक तो 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज रहेगी, जो रियल वेज थोड़ा इंक्रीज रहेगी। इंडिया के तो रियल वेज तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, कुछ पॉइंट बता रहे हैं। चाइना, रशियन फेडरेशन एंड मेक्सिको इंजॉय पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ। चाइना, रशिया एंड मेक्सिको में पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ रहेगा, इंडिया में भी रहेगी। स्ट्रॉन्ग वेज गेन है चाइना रशिया फेडरेशन और लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ वॉज अमंग द हाइस्ट G20 कंट्री। इस कंट्री में जो लेबर प्रोडक्टिविटी जो हाइस्ट रहेगा चाइना, रशिया, मेक्सिको। रियल वेज ग्रोथ इन इंडिया टर्की ऑल्सो पॉजिटिव साइड, बट अवेलेबल डाटा रिपोर्ट 2022 रिलेटिव टू 2021, एक उस पॉइंट ILO का रिपोर्ट है। मोटा मोटी जो है समारी पॉइंट का बात करेंगे, इन्होंने बात करी रियल वेज का बात करी। रियल वेज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा, क्या कारण रहेगा? ड्यू टू इन्फ्लेशन रहेगी और जॉब गैप जो इंक्रीज ट्रेंड में रहेगा 2024 के लिए। काफ़ी GDP को हार्ड कल ही डिस्कस कर रहा था 2024-25 के लिए GDP का जो वर्ल्ड बैंक का जो इसका कमेंट था, उसका जो एस्टिमेट था 2024-25, 25-26 के लिए तो बहुत पॉजिटिव साइड में तो नहीं है, अच्छा रिपोर्ट तो नहीं दिया। एक कुछ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम एडिटोरियल पॉइंट बात कर रहे हैं। इंडिया मालदीव्स का शुड सी द बेनिफिट ऑफ क्लोजर टाइज। इसमें जो रिसेंटली इंडिया मालदीव्स का जो इश्यूज है, इन्होंने यही बताया जो जितना भी इशू हो, एक तो मालदीव्स न्यू प्रेसिडेंट और कोशिश कर रहा है इंडिया जो उसका फेवरेट कंट्री था, जो फ्रेंड्स था, उसको अपना दुश्मन बनाने के लिए। और इंडिया भी जो अपना नियरेस्ट नेबर है कंट्री है मालदीव्स के, उसको पहले काफ़ी अच्छे रिलेशन थी, उसका कुछ इसका दोनों का बीच में जो गुड रिलेशन हो, मतलब बिगड़ ना जाए, क्योंकि इंडिया जो इंटरनल काफ़ी से रिलेशंस है
ई इलेक्शन का बीच में जो आउटसाइड जो कंट्रीज है स्पेशली उसका इम्पैक्ट ना होना चाहिए, इसको कुछ पॉइंट को बात किया। मेन तो मोटा मोटा बात यही है। Rapid decline in ties between India and Maldives just a month after Prime Minister Narendra Modi met with the newly elected President COP28 में मुलाकात हुई थी। उसके बाद रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप में विजिट किए थे और उसका कुछ फोटो जो सोशल मीडिया मतलब है ट्विटर में उन्होंने पोस्ट की थी। उसके बाद मालदीव को कुछ प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर जो है डिप्टी मिनिस्टर उसको कुछ कमेंट की थी। और मालदीव सेना फॉर इज क्लोज टाइज विद इसराइल इंडिया के ऊपर डिस मतलब डेरोगेटरी मतलब कुछ खराब बैड रिमार्क्स किए थे इंडियन मालदीव के ऊपर। उसके ऊपर इंडियन सोशल मीडिया उसको काफ़ी चर्चे में काफ़ी उसको काफ़ी इसको रिवर्ट किए थे, बॉयकॉट का मालदीव बॉयकॉट किया टूरिज्म के ऊपर। इंडिया टूरिज्म मेड अप मोस्ट वैल्यूएबल पैंडमिक 19 जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। टूरिज्म इंडिया टूरिज्म है नंबर सेकंड पोजीशन में रिसेंटली। उसका पहले एक नंबर में था जो मालदीव्स का जो जितना टूरिज्म करता है जितने सिटीजन। और मालदीव्स का हमने ये भी देखा मालदीव्स का जो इकोनॉमी है जीडीपी है 20% टूरिज्म को बेस है। इंडिया सेकंड पोजीशन में है। मतलब जो अगर ये भी देखा जाए तो अगर इंडिया का कोई सा बॉयकॉट रहेंगे तो मालदीव्स की इकोनॉमी की इम्पैक्ट पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं इंडिया का इंडिया भी अपने नेबर्स को इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ चाइना। तो इंडिया ऐसा भी नहीं चाहिए जो नेबर फ्रेंड्स थी अभी तक काफ़ी दिन से उसको इतना उसको थोड़ा अपना सिचुएशन को इमीडिएट सोल्यूशन लेके आए। However, the underlying region deeper and should have a broader impact of India-Maldives relations, neighborhood and according change government melts and Maju wrote forward back to PPM India out। माइजू जो इंडिया आउट कैंपेन किया था जो कैंपेन किया था जो उसको वोट का पहले उसका जो इंडिया आउट काफ़ी इंडिया के अगेंस्ट में जाके कैंपेन की थी और जीत भी लिया। उसमें ये भी बात डिस्पाइट दिस अपॉइंटेड विद द विन ऑफ एंटी इंडियन फोर्स गिवन वार्म रिलेशनशिप इज शेयर्ड विद इब्राहिम लोधी। मोदी इतना सारी होने के बाद भी मोदी गवर्नमेंट सेंट ए मिनिस्टर इन स्वेरिंग सेरेमनी। तो उसके बाद जो है एंड मेट मोदी COP28 में जो मालदीव प्रेसिडेंट माइजू से मुलाकात की थी। ये एक पॉइंट है। हाउएवर माइजू से क्लोज टर्की फास्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन by Teston and now visiting China becoming the first president। मतलब अभी फर्स्ट तो माइजो ये बात है माइजो फर्स्ट प्रेसिडेंट होने का फर्स्ट तुर्की में गया था दुबई टर्की में गया था फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन एंड देन चाइना में जा रहा है अदर देन फर्स्ट विजिट इंडिया। इसका पहले जितना प्रेसिडेंट है 2014 में प्रेसिडेंट था उन्होंने भी इंडिया आउट कैंपेन की थी। प्रेसिडेंट यामिन वो भी फर्स्ट इंडिया में विजिट की थी और वो भले ही उन्होंने इंडिया और पर कैंपेन किया था उसको क्योंकि इंडिया के साथ मालदीव के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। इंडिया का काफ़ी मिलिट्री बेसमेंट वहाँ पे है वो काफ़ी सारे कैंपेन करते हैं सिक्योरिटी पर्सनल है वहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी है काफ़ी सारी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। पहली पॉइंट है विद द कॉल फॉर बॉयकॉट राइजिंग टेंशन है दिल्ली एंड मेल नीड टू टेक स्टेप बैक ऑन दी असेस देयर रिस्पॉन्सेज। एक कुछ पॉइंट से ज़्यादा रिस्पॉन्स तो ठीक करना चाहिए इतना सारा बॉयकॉट इतने रिलेशन खराब होने के बाद भी क्योंकि मालदीव के देखो रिलेशंस इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रहा और इंडिया का रिलेशन काफ़ी मेजर है चाइना। अगर रिलेशन ख़राब हो जाएगा इंडिया का साथ तो चाइना उसका ऊपर फ़ायदा लेंगे और उसका काफ़ी फ्यूचर असर हो भी सकता है। For India, it is a region see several election this year and then paramount to ensure that domestic political changes in the neighborhood do not change the basic structure bilateral ties and affect religion stability। ये कुछ पॉइंट बता रहा इंडिया का खुद सेवरल इलेक्शन दिस ईयर भी है और नेबरहुड में इलेक्शन है जो रिलेशंस है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए तो बायलैटरल टाइज दोनों का टाइज जो है बायलैटरल जो रिलेशन है जो खराब ना हो ये इम्पोर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट है चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। Why did North India fog heavily in the last week of 2020 दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में नॉर्थ इंडिया काफ़ी स्टेट में काफ़ी फॉग डेंस फॉग हुआ था। उसको बदले हुए जो काफ़ी इम्पैक्ट एयरलाइंस में और ट्रेन में काफ़ी सारी इम्पैक्ट हुआ। काफ़ी सारी एयरलाइंस ट्रेन्स और एयरलाइंस डिलेड हुई ड्यू टू फॉग मतलब पोर विजिबिलिटी और ट्रेन का काफ़ी सारी ट्रेन डिले हुई काफ़ी सारी ट्रेन कैंसिल हुई।
As winter tightened, the grip of northern India, a blanket of fog descended on the several states on last day of on the December last or January 1st, make sighting changing condition resident and travelers alike. Where the fogging reported कहाँ पे हुई थी mainly weather report December minimum temperature Punjab, Haryana and northern reaches Rajasthan and उत्तर प्रदेश how over the 6 to 9 डिग्री मतलब जहाँ पे दिसंबर लास्ट में जनवरी फर्स्ट में जो है ये इसमें 6 to 9 डिग्री सेल्सियस हो गया था इन दिस दिल्ली साउथ राजस्थान नॉर्थ मध्य प्रदेश सम प्लेसेस रिकॉर्डेड मिनिमम टेम्परेचर 10 to 12 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजी IMD। दिल्ली में कई जगह और मध्य प्रदेश कई जगह में टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 10 to 12 डिग्री हो गया था। टेम्परेचर कम हो जाता है इसके वजह से तो फॉग जो है यार में जो मॉइस्चर है वो ठंडे होने की वजह से वो मॉइस्चर सॉलिडिफाइड हो जाते हैं ड्रॉपलेट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस डेंस फॉग reduced visibility in many areas little like 50 meters several day मतलब 50 मीटर तक से मतलब विजिबिलिटी है मतलब इतना डेंस फॉग है कई जगह 200 मीटर तक है। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश कई जगह विजिबिलिटी बहुत पोर है ये बता रहा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उड़ीसा छत्तीसगढ़ जम्मू झारखंड उत्तराखंड ऑल्सो रिपोर्ट फॉग फ्यू आवर्स इन द मॉर्निंग एज पर IMD। एक उस पॉइंट है और इफेक्ट इफेक्ट क्या है मेनली जो है काफ़ी सारे 400 फ्लाइट से डिले हो जाते कैंसिल हो जाते हैं December 27 दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज ए डेंस लेयर फॉग इनवॉल्व इन द सिटी। डेंस फॉग होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट में कई सारी फ्लाइट जो है डिले हो गया कई सारी फ्लाइट कैंसिल भी हो गया था ऑन December 20 and 30 ऑलमोस्ट 180 फ्लाइट्स रेस्पेक्टिवली delayed from Delhi and arrival departure several Delhi bound trains are also delayed by poor visibility dense fog on December 19. Explaining what is fog. Fog mainly collection of small droplets of water produced when evaporated water as when cooled down and condense मतलब ड्रॉपलेट्स है when evaporated water cold तो cool down the water cool down हो जाएगा कंडेंस फॉर्म हो जाता है वो एयर में जाके कंडेंस फॉग क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IMD वो बता रहे फॉग इज नथिंग बट ए थिक क्लाउड बता रहे बट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस और द थिक फॉग टू फॉर्म टेम्परेचर शुड बी लोअर एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर शुड बी अवेलेबल नियर द सरफेस मतलब टेम्परेचर शुड बी सरफेस के नियर जो है टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और मॉइस्चर होने का अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होने की वजह से फॉग जनरेट होता है वाटर ड्रॉपलेट जनरेट हो जाता है। Fog materializes whenever there is temperature difference between ground and air। ग्राउंड और एयर में मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा तो मतलब उसकी वजह से भी फॉग जनरेट होता है। एयर में जो है ग्राउंड में ठंडा हो जाता है एयर का आके सरफेस में कॉन्टैक्ट में आके वो फॉग जनरेट कर लेते हैं। दिस इज मेनली इंडियन विंटर में जनरेट होते हैं फॉग क्रिएटेड व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप और नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग एयर सेल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक कंडेंस मतलब उसमें जो टेम्परेचर नाइट में और सुबह अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर फॉल हो जाता है और जो एयरोसोल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस उसके वजह से जो एयरोसोल प्रेजेंट होते हैं मॉइस्चर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कंडेंस फॉर्म कर देते हैं। हाई ह्यूमिडिटी कॉम्बाइन विद एन एम्पुल प्रेजेंट वाटर पेपर ऑल्सो मॉइस्चर इमर्जेंस फॉगी कंडीशंस। ह्यूमिडिटी होने की वजह से भी जो ठंड हो जाते हैं टेम्परेचर फॉल कर देते हैं उसमें भी कंडेंस मॉइस्चर जो है कंडेंस फॉर्म कर लेते हैं। The process by which the pool plays an even a pivotal role in formation fog कई सारी प्रोसेस में हो सकते हैं टिपिकली ऑकर्स व्हेन वेदर इज ट्रांसपोर्टिंग समर टू विंटर वही वजह से समर टू विंटर ट्रांसफर होता है हम फॉग कंडीशन ऑल ऑफ सडन क्योंकि समर में जो फॉग कंडीशन होगा समर में ग्राउंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सन ग्राउंड समर में क्या रेडिएशन शाम मॉइस्चर हो जाता है इट बिकम वार्मर एंड मॉइस्चर द एयर पासिंग ओवर इट। समर में क्या होता है जो ग्राउंड जो है मतलब रेडिएशन होने के सन में जो गर्मी हो जाता है और उसको वो एयर जाते हैं वो वार्म हो जाता है व्हेन दी और सडन व्हेन कूलर वेदर की जब ठंडी पड़ जाता है वो कूल हो जाता है तक जो मॉइस्चर जो है ठंड होने की वजह से एयर में जो मॉइस्चर है वो कंडेंस फॉर्म में होता है फॉगी जनरेट करते हैं। Another type of fog, when known as radiation fog, the prevalent and occur when a unseasonable warm day and high humidity followed by rapid drop in temperature। when कोई सीजन में
डे में अगर वार्म और हाई ह्यूमिडिटी होगा, नाइट में सडन ऑल ऑफ सडन ठंडी पड़ जाएगी, तो अगले दिन मॉर्निंग में फॉग जनरेट होते हैं। दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉग इन ड्यूरेशन एंड इफेक्ट दी कॉन्टिजेंट वेरिएशन इन्वायरमेंटल कंडीशंस कोई फिर इम्पैक्ट पड़ते हैं। नॉर्दर्न इंडिया मेनली जो है कहाँ पे होता है, वाई नॉर्दर्न इंडिया प्रोन टू फॉगिंग इंटायर इंडो गंगटिक प्लेन्स प्रोन टू फॉर्मेशन ऑफ फॉग ड्यूरिंग विंटर सीजन एज ए कंडीशन लो टेम्परेचर हो जाता है, हाई लो विंड स्पीड, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, प्लेंटी ऑफ एरोसॉल आर प्रेजेंट इन ए रीजन। ये सारी पैरामीटर होने के वजह से जो है नॉर्दर्न इंडिया में मेनली जो फॉग कंडीशन फॉग जनरेट होता है। ये कुछ पॉइंट है क्लाइमेट रिलेटेड। हम क्विकली नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जो हमने यूके में गया था, आफ्टर 22 ईयर्स फर्स्ट टाइम कोई डिफेंस मिनिस्टर यूके में जा रहे हैं। यूके में एक ऐसा सोचा जा रहा है, ये इंडियन और इंडियन डिफेंस और यूके का बहुत अच्छी रिलेशंस है, और ऐसा भी नहीं है यूके इंडियन फर्स्ट जो टॉप 5 कंट्री फेवरेट कंट्री के अंदर एक है, लेकिन इस तरह डिफेंस में काफ़ी दिन बाद जाना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफेंस टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। राजनाथ सिंह जी ने काफ़ी सारी पॉइंट डिस्कस भी किया था, एक पॉइंट डिफेंस रिलेटेड है और सिक्योरिटी रिलेटेड है। आज टॉपिक में ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने बताया, जो इंडियन जो यूके काउंटर पार्ट ग्रांड शेफ ने लंदन में ये बताया, उन्होंने इंडिया में कुछ नावल ऑफिसर को भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। यूके में मेनली जो नावल के बहुत सारी इंपॉर्टेंट है और बहुत नाम है उसका, बहुत बहुत फेमस है। यूके नेवी विल सेंड लिटरल रेस्पॉन्स ग्रुप टू दी इंडियन ओशन रीजन लेटर दिस ईयर। इस ईयर में इस साल में लिटरल रिस्पॉन्स ग्रुप को भेजेंगे, और अगले साल जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप विजिट इंडिया। बोथ विल ऑपरेट एंड ट्रेन द इंडियन फोर्स, यूके डिफेंस सेक्रेटरी गैंगशॉप हैज अनाउंस। इसमें एक इम्पोर्टेंट दोनों तरह एक इम्पोर्टेंट रिलेशन से इन द डिफेंस टाइज है, ये सब माना जा रहा है। This will discussion Defense Minister Rajnath Singh, who is 2 day visit to UK after 2 decades में 22 years के बाद फर्स्ट विजिट यूके में विजिट करे लंदन में। The two nations will discuss future cooperation defense from joint exercise to knowledge sharing and instructor exchange। नॉलेज शेयरिंग मेनली द नॉलेज शेयरिंग और इंस्ट्रक्टर एक्सचेंज जो दोनों शेयर के अंदर जो कंट्री के अंदर होगा। दिस स्टेप बिल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इवेंट्स इन 2030 यूके रोड मैप। तो एनविस 2000 इन द थर्ड यूके मैन इंडिया रोड मैप है अनाउंस इन 2031। यूके हाई कमीशन said in a statement in deployment UK's most advanced and naval capability makes the decisive steps in bolstering the UK relationship। दोनों कंट्री का रिलेशनशिप बहुत मजबूत करते हैं, ठीक है। UK and will also earmark a more complex exercise between their respective militaries, building up a landmark joint exercise and conduct before the end of 2030, supporting shared goals, protecting critical trade routes, upholding international rules based system। कुछ पॉइंट है डिफेंस दोनों टाइम डिफेंस इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेशंस में मजबूत करने के लिए एक तक विजिट है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। Next article, Indian firm will attract $500 billion from private equities and venture and VC in 5 years। Next 5 years में इंडियन फार्म जो है $500 billion मिलेगा from private equities and venture capital। Indian entrepreneurs are expected to absorb venture capital and private equities to the tune of over $500 billion even into next 5 years, and counter you would return $300 billion to investor। तो इंडियन जो इंटरप्रेन्योर जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन फार्म जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऐसा बताया जा रहा है $500 बिलियन उसको मिलेंगे फ्रॉम इन्वेस्टर, और रिटर्न के तरफ जो 300 बिलियन इन्वेस्टर को देंगे एज पर जो वेंचर कैपिटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये हमारा इकोनॉमिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। Country receive PNVC venture capital investment 280 billion in the last 5 years excluding 2023 and return 140 billion to the investor in the period as per the venture capital estimates। I expect India in next 5 years absorb the 500 billion and return 300 billion to the investor।
ये कुछ हमारा इकोनॉमिक पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट है, हमारा जीडीपी के पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एक इंक्रीज इन्फ्लेशन और जीडीपी के ऊपर, जीडीपी को रिसर्च पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्विकली चलते हैं। क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2023 में बी द वार्मेस्ट ईयर इन 1 लाख ईयर्स में, 1 लाख साल के अंदर 2023 सबसे बड़ा हॉट मतलब वार्मेस्ट ईयर जहाँ लास्ट ईयर द वार्मेस्ट रिकॉर्ड सब्सटेंशियल मार्जिन लाइकली टू वर्ल्ड वार्मेस्ट ईयर 1 लाख ईयर यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S सेड ऑन जनवरी। क्लाइमेट चेंज मेनली लास्ट ईयर के काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इशू रहा। हार्ट्स ऐसा बढ़ा जा रहा है एवरी डे तो उसका अंदर जो लास्ट ईयर के लिए हॉट रहा 1 डिग्री तो कम से कम हॉट रहा एवरी डे, मेनली ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्निंग। लास्ट ईयर फॉसिल फ्यूल कोल बर्निंग काफ़ी सारा रहा, वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड में रहा फॉसिल बर्निंग, इसलिए तो COP28 में जो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। सो फॉसिल फ्यूल के ऊपर काफ़ी चर्चा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल इंक्रीज कम यूज़ कम करेंगे। एक तो ड्यू टू वार्म होते ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, इसके ऊपर एक तो वार्मिंग करता है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। ये काफ़ी रिलेवेंट आर्टिकल है अभी अभी तक के लिए, होते सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड माइलस्टोन आफ्टर क्लाइमेट रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड ब्रोकन, हर साल जो है एवरी ईयर एवरी डे ऑफ द 2023 में अगले साल के लिए काफ़ी, अगले एक साल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक साल के लिए काफ़ी इंक्रीज वार्मिस्ट रहा। C3 कन्फर्म दैट 2023 इज हॉटेस्ट ईयर ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड गोइंग बैक टू मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरिया 1850 से गर्मी था इसमें चेक against inequality data and sources said that three rings air bubbles in the glacier तो वेरी likely the warmest year along लास्ट 1 लाख ईयर्स के अंदर जो है सबसे गर्मी था। इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन एन एवरेज 2023 प्लानिट वाज 1.48 डिग्री सेल्सियस वार्मर दैन दैट ऑफ वन मतलब 1850 से 900 प्री इंडस्ट्रियल पीरियड 1.48 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था। ये भी इतने कहा होगा इसके एल नीनो जो इम्पैक्ट काफ़ी से इम्पैक्ट पड़े, काफ़ी से क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर पड़ा हमारा। When human burning fossil fuel on industrial scale pumping carbon dioxide in the atmosphere, ये भी इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मीथेन गैस भी एमिशन होता है। देखो कंट्रीज एग्रीड 2015 पेरिस एग्रीमेंट टू ट्राई टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग सेपरेट 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब पेरिस एग्रीमेंट ऐसे बात हुई थी 2015 में। एक बार ध्यान दीजिए पेरिस एग्रीमेंट में जो बात हुई थी पेरिस 2000 जो प्री इंडस्ट्रियल एरियाज में जो 1.5 डिग्री तो उसको तो एटलीस्ट उसको मेंटेन करना, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो फॉसिल फ्यूल यूज़ कम करना पड़ेगी और रिन्यूएबल एनर्जी तब जाना पड़ेगा। द वर्ल्ड has not reached the target, which are referred to average global surface temperature of 1.5 degree over decades. But C3S said that the fact of temperature exceed level on the nearly half of the days. It was this a dire precedent. ये कुछ पॉइंट को बात की थी। Despite the government company target, CO2 emission remains high रहा था, काफ़ी सारा हाई रहा था। एमिशन ड्यू बर्निंग कोल ऑयल गैस हीट रिकॉर्ड मतलब काफ़ी ये सारी रिपोर्ट हुआ थे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रहा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन CO2 एटमोस्फेयर रोज टू द हाइस्ट लेवल, हाइस्ट रिकॉर्ड में था 419 पार्ट पर मिलियन एज पर C3S रिकॉर्ड के हिसाब से। देखो कार्बन एमिशन के ऊपर फॉसिल फ्यूल यूज ज़्यादा करेंगे उससे टेम्पर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट ईयर जो ये फर्स्ट ईयर इन विच every day or more than 1 degree Celsius hotter than the previous प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। हमारा 2023 का एवरी डे जो है 1 डिग्री से ज़्यादा है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम हॉटर गर्मी ज़्यादा रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 days बोथ दिन नवंबर है 2 डिग्री सेंटिग्रेड वार्मर दैन द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, ऐसा कुछ रिसर्चर ने बताया। लास्ट ईयर 1.17 डिग्री हॉटर दैन 2016 प्रीवियस हॉटर और 2016 हॉटेस्ट हीटर था उससे भी ज़्यादा जो है 1.17 डिग्री हॉटेस्ट था। रिकॉर्ड बाय रिमार्केबल एलोंगसाइड ह्यूमन बेस्ड क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर और बहुत एल नीनो कंडीशंस करती है। वर्ल्ड इज हॉटेस्ट प्लैनेट एब्रीवेशन डेडली हीट वेव चाइना यूरोप एक्सट्रीम रेन व्हिच कॉज फ्लड
killing thousands of people in Libya and Canada, worst wildfire season on the record। ये जो हॉटेस्ट ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका वजह से चाइना यूरोप में कई सारी हीट वेव देखा गया, इंडिया में भी हीट वेव देखा गया, काफ़ी सारी जो आदमी मारा गया। इसके वजह लीबिया कनाडा में काफ़ी से थाउजेंड्स ऑफ के बाद में किलिंग हो गया ड्यू टू हीट वेव। ये कुछ पॉइंट है इस क्लाइमेट रिलेटेड है। अब आज इसी तरह थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, अगर उसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इंस्पिरेशन के लिए, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच।